Hello students, once again welcome to social science class. We'll be going to start our history book and we'll begin with the first chapter, that is tracing changes through 1,000 years. So first of all we will discuss about the name of the chapter, tracing changes through 1,000 years. इसका मतलब है कि हज़ारों साल पहले या जो अभी हम चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी में, टाइम टू टाइम डेवलपमेंट वगैरह हो रही है, तो उनकी खोज कैसे निकालेंगे कि हज़ारों साल पहले क्या था, तो वो सब कुछ इस चैप्टर में दिया हुआ है. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. So in the beginning of the chapter there are two maps given, map 1 and map 2. If you people have the books, please keep your books with you so that you can easily understand the concept or can clearly see the maps. So these are the maps 1 and map 2. Map 1 was made in 1154 CE and it was made by an Arab geographer Al-Ardesi. The section reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world. So ये जो मैप 1 दिया गया है, ये एक अरब जोग्राफर हुआ करते थे, जोग्राफी की जो स्टडी करते थे, उन्होंने बनाया है. उन्होंने पूरा वर्ल्ड मैप बनाया हुआ था, बट इसमें से जो हमारा इंडियन सबकंटिनेंट है उसका पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है. एंड जो मैप 2 है, दिस वॉज मेड इन द 1720s बाय अ फ्रेंच कार्टोग्राफर. हु इज़ अ कार्टोग्राफर? अ पर्सन हु मेक्स मैप्स. जो पर्सन मैप बनाता है उसको कार्टोग्राफर कहा जाता है. तो जो मैप 1 है वो अरब जोग्राफर ने बनाया है और जो मैप 2 है वो एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया है 1720s में. So when we see these two maps, we see them quite different. Even though they are of the same area, they belong to India. दोनों मैप इंडियन सब कंटिनेंट के हैं, इंडिया के हैं, बट फिर भी जब हम इन दोनों को देख रहे हैं ना, तो बहुत डिफरेंट लग रहे हैं. क्योंकि जो ये मैप 1 है, जो अल अदरेसी का जो मैप है, इसमें जो साउथ इंडिया दे रखा है वो ऊपर की तरफ दिया हुआ है, जो कि जो हम नॉर्मली मैप देखते हैं वहाँ पर हमारी नॉर्दर्न साइड होती है. प्लीज़ गाइज लिसन टू दिस केयरफुली कि जनरली जो इसमें दे रखा है, ये जो ऊपर की तरफ दे रखा है ये साउथ इंडिया है, बट जो हम आज मैप यूज़ करते हैं उसमें हम ऊपर रखते हैं नॉर्थ और नीचे की तरफ होता है साउथ. तो ये देखिए जो ऊपर है ये श्रीलंका दिया हुआ है, जो हम हमेशा हमारे मैप के बॉटम में देखते हैं. सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन दिस टू मैप्स. और अरब जोग्राफर ने बनाया है तो अरेबिक में इन जगहों के नाम लिखे गए हैं, जो आप लोगों को या मुझे भी नहीं समझ आती. अरेबिक में ही इन्होंने अपने प्लेसेस के नेम दिए गए हुए हैं. और जो ये सेकंड मैप है, दिस लुक क्वाइट सिमिलर फैमिलियर. हमें लग रहा है हम देखा सा, बिकॉज ये जो इंडिया का मैप हम जनरली देखते हैं ये बिल्कुल वैसा ही है. तो इन दोनों जो मैप्स के बनने में डिफरेंस कितना था? जो मैप 1 बना उसके 600 ईयर्स 600 साल बाद मैप 2 बना. और जो टाइम इन्फॉर्मेशन या सब कंटिनेंट के बारे में इतने टाइम में तो और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली होगी, इसीलिए ये थोड़े चेंजेस आ जाते हैं. और ये जो मैप 2 था, इस मैप को यूज़ किया था यूरोपियन सेलर्स और मर्चेंट्स ने जब वो अपने वॉयजेस पे या अपनी ट्रैवल पे निकले थे. दिस वी विल स्टडी इन द चैप्टर नंबर 6. तो ये आपके बिगिनिंग है चैप्टर की, जिसमें आपको 2 मैप दिए गए हैं थ्रू विच यू कैन नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स. कि 2 अलग अलग पर्सन ने जब एक ही सेम एरिया का मैप बनाया तो उसमें टाइम के साथ साथ चेंजेस आए. यही चेंजेस टाइम के साथ साथ जो हुए हैं उन्हीं को हम इस चैप्टर में पता करेंगे. इक्वली इम्पॉर्टेंट इज़ द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफरेंट इन द 2 पीरियड्स. कि जो मैप बनाने की जो साइंस थी, जो प्रोसेस था, जो तरीका था, वो दोनों पीरियड्स में डिफरेंट था. When historians read documents, maps and text from the past, they have to be sensitive to the different historical backgrounds, the context in which information about the past was produced. So ये तो था आपके कि क्या क्या चेंजेस मैप के थ्रू बताने की कोशिश की है. एक बहुत सिंपल टर्म में आपको एक्सप्लेन किया गया है कि 600 साल के अंदर एक सेम एरिया का जब मैप बनाया गया था उसमें भी डिफरेंस आ गया था. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज. कोई वर्ड है उसको पहले क्या बोला जाता था, बाद में क्या बोला जाता, जो टर्म्स यूज़ की जाती है किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसमें भी चेंजेस आते हैं.
जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मिलते हैं, एज यू हैव स्टडीड इन द लास्ट क्लास, की जो हिस्टोरियंस थे वो वेराइटी ऑफ टेक्निक्स यूज़ करते थे एविडेंसेस, सबूत लेने के लिए कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स या कुछ रिटन डॉक्यूमेंट ऐसे। तो जो उनके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो आज भी अवेलेबल है वो बहुत सारी लैंग्वेज में थे। स्टार्टिंग में जो मेडिवल पर एक एग्जांपल दिया गया है कि जो लैंग्वेज में भी डिफरेंस आया, जो पहले पर्शियन लैंग्वेज में लिखा जाने लगा उसको जब बाद में कुछ टाइम बाद में दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मेडिवल पर्शियन और मॉडर्न पर्शियन। एक ही लैंग्वेज है ये, लेकिन जब टाइम का गैप आया, टाइम बीता, तो इनकी जो वर्ड्स है, उनके वोकेबलरी है, ग्रामर है, और वर्ड्स के मीनिंग में भी चेंज आ गया। सो दिस इज द चेंज ऑकर्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुस्तान एक वर्ड है, बट आजकल हम क्या कहते हैं, इंडिया, द मॉडर्न नेशन स्टेट। हिंदुस्तान नाम था पहले, आप जब हिस्टोरियंस ने जो नेम यूज़ किया था दैट वाज हिंदुस्तान। When the term was used in the 13th century by Minhaj-e-Siraz, a chronicler who wrote in Persian. Chronicler एक जो बुक लिखने वाले थे, इन्होंने एक पर्शियन में एक बुक लिखी थी, इन्होंने ये टर्म यूज़ की थी। इन्होंने ये टर्म क्या बताने के लिए यूज़ की थी, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना रिवर्स के बीच का जो एरिया था उसको डिफाइन करने के लिए इन्होंने ये नाम लिया था। और क्यों लिया था, क्योंकि इन्होंने एक पॉलिटिकल सेंस में यूज़ किया था कि पॉलिटिकली जो एरिया आता है दिल्ली सुल्तान के अंडर कि जो दिल्ली की सल्तनत थी उसके अंडर जो एरिया आता था उसको उन्होंने ये नाम दिया था। बट धीरे धीरे जो सल्तनत के अंडर जो साउथ इंडिया के पार्ट्स आने लगे वो भी इसमें इंक्लूड कर लिए गए। By contrast, in the early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of the inhabitants of the subcontinent. उसके बाद 16 सेंचुरी में बाबर ने हिंदुस्तान जो वर्ड यूज़ किया, उन्होंने वहाँ की जोग्राफी, यहाँ पर कैसा प्लांट्स की वगैरह ये सब है, कैसा यहाँ का कल्चर है, यहाँ इस कंटिनेंट में सब कंटिनेंट में रहने वालों का, इन सब को डिफाइन करने के लिए इन्होंने इस वर्ड को यूज़ किया। As we will see later in the chapter, this was somewhat similar to the way the 14th century poet Amir Khusro used the word Hind. While the idea of a geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associate with it today. आज हम हिंदुस्तान वर्ड को जिस तरह से यूज़ करते हैं, शायद उस टाइम पे उसको उस वे में यूज़ नहीं किया जाता था। वहाँ पे अलग, पहले के टाइम में अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग एक व्यूज़ को प्रेजेंट करने के लिए इस वर्ड को यूज़ किया था। Historians today have to be careful about the terms they use because they meant different things in the past. जो हिस्टोरियंस हैं आज भी कोई अगर वर्ड वगैरह यूज़ करते हैं तो उनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हो सकता है कि उस टर्म का मतलब पहले कुछ और होता था और अब कुछ और है। तो इसीलिए जब वो भी अपना कुछ रिकॉर्ड वगैरह लिखते हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रख कर लिखते हैं। जैसे एक सिंपल वर्ड है फॉरेनर। आजकल हम फॉरेनर का मतलब क्या समझते हैं, जो इंडिया का नहीं, हमारी कंट्री का नहीं है, दूसरे देश का, विदेशी। लेकिन पहले मेडिवल पीरियड में फॉरेनर कौन होता था, जो एक गांव का बात ले लें, अगर उस गांव का हिस्सा नहीं है, एक छोटे से गांव का, या उस सोसाइटी का हिस्सा नहीं है, या जो वो कल्चर फॉलो करते हैं उसका पार्ट नहीं है, उसको परदेश फॉरेनर कहा जाता था। हिंदी में फॉरेनर के लिए वर्ड यूज़ किया जाता था परदेसी, और पर्शियन में वर्ड यूज़ किया जाता था अजनबी। यानी जो फॉरेनर वर्ड है उसको अगर हिंदी में बोलना होता था तो परदेसी, और पर्शियन लैंग्वेज में इसको अजनबी कहा जाता था। और आजकल हम क्या कहते हैं, विदेशी, जो हमारी कंट्री का नहीं है। अ सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरेनर। जैसे कि अगर उस टाइम की बात करें तो अगर कोई शहर में रहने वाला है और वहाँ पर कोई जंगल में रहने वाला आदिवासी आ गया तो उसको वो लोग क्या नाम देंगे, फॉरेनर। और अगर किसी गांव में कोई शहर से आया है तो उसको भी कहेंगे फॉरेनर। बट एक ही गांव में रहने वाले दो लोग वो एक दूसरे से फॉरेनर नहीं होंगे, चाहे उनका रिलीजन अलग हो चाहे कास्ट अलग। अगर एक गांव के हैं तो वो एक दूसरे को फॉरेनर टैग नहीं करेंगे। यानी कि अगर एक गांव से बाहर का कोई है तो उसको फॉरेनर बोला जाता था।
नाउ हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। देखो, जब हिस्टोरियंस अपनी स्टडी करते हैं, वो पास्ट के बारे में एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं, और इसके लिए वो बहुत सारे सोर्सेज को यूज़ करते हैं। कैसी, कौन से पीरियड की वो स्टडी कर रहे हैं, यानी कि कौन से टाइम की स्टडी कर रहे हैं, या उनकी इन्वेस्टिगेशन का नेचर कैसा है, कि किस तरह की इन्वेस्टिगेशन वो करना चाहते हैं। कि अगर सपोज़ कि वो किसी की जोग्राफिकल एरिया की स्टडी कर रहे हैं, या कि वहाँ का कल्चर कैसा था, या पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी थी, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर जो हिस्टोरियंस है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज यूज़ करते थे अपनी स्टडी में। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने लास्ट ईयर गुप्ता डायनेस्टी का पढ़ा, हर्षवर्धन, उसमें आप लोगों ने देखा वो फॉलोइंग ईयर्स से फ्रॉम रफली 700 टू 750, वहाँ पर क्या था, वो किस तरह से अपनी जो स्टडी करते थे, अपनी इन्वेस्टिगेशन करते थे, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स। स्टिल जो हिस्टोरियंस है वो इन्हीं पे रिलाई करते हैं, इन्हीं पे डिपेंड रहते हैं, इन्हीं सोर्सेज पे, कि कॉइन्स पे कुछ लिखा हुआ इनक्रेव्ड मिल जाए, इंस्क्रिप्शंस मिले, या कुछ जो पिक्चर्स वहाँ पे मिली है, या कुछ लिखा हुआ रिकॉर्ड मिला है। बट एक डिसकंटिन्यूटी भी आ गई थी, क्योंकि जो अब जो इस क्लास में हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, जिस टाइम पीरियड की अभी बात की जा रही है, इस टाइम पीरियड में जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स है, यानी लिखी हुई चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि इस टाइम में जो पेपर है वो और सस्ता हो गया था, और बहुत इजीली मिल जाता था हर जगह। जबकि जो लास्ट ईयर हमने जो पढ़ा था, उसमें क्या था कि इतने टेक्सचुअल रिकॉर्ड नहीं मिलते थे, ज़्यादातर इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स और ये सभी थे। पीपल यूज्ड इट टू राइट हॉली टेक्स्ट, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, लेटर्स एंड टीचिंग्स ऑन सेंट्स। लोगों ने इसका यूज़ किस लिए किया, कि कोई अपनी भक्ति, रिलीजियस चीज़ें लिखने के लिए, या उनके रूलर के बारे में लिखने के लिए, कोई लेटर, अगर कोई संत की बात हो रही है, सेंट्स की, तो इन सारी चीज़ों को लिखने के लिए इनका यूज़ किया गया। Manuscripts were collected by wealthy people, rulers, monasteries and temples. They were placed in libraries and archives. आर्चाइव्स क्या होती हैं, जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स या मैन्यूस्क्रिप्ट्स, किसी कोई पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में कोई बुक्स वगैरह लिखी हुई है, उनको जहाँ रखा जाता है उसको आर्चाइव्स कहते हैं। आजकल जिसको हम कहते हैं ना म्यूज़ियम, या जहाँ पर म्यूज़ियम में तो चलो वो रखती ही जाती है पुरानी चीज़ें, बट आर्चाइव क्या होता है, वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी कि बुक्स वगैरह होती है ना, चाहे होली बुक्स जो पहले लिखी गई है, उन सबको जहाँ स्टोर किया जाता है, दैट इज़ आर्चाइव। इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स में, इन डॉक्यूमेंट्स में आज हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, या जो हिस्टोरियंस है, जो हिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं, उनको कि क्या हुआ था क्या, बट जो उनकी लैंग्वेज है, जिस तरीके से उनको लिखा गया है, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है यूज़ करने के लिए। उस टाइम में कोई प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं कि बस प्रिंट कर दिया मिल गया, सब कुछ हैंड रिटन ही होता था। अगर आप लोग भी अब लिखते हो, तो एक लिखना और एक प्रिंट करना, दोनों में डिफरेंस आपको पता है, कि लिखना मुश्किल हो जाता है, जबकि प्रिंटिंग को हम बहुत ईजी मानते हैं कि हाँ ठीक है, हमारा काम जल्दी हो जाएगा। बट क्या होता है कि जब आपके लिए एग्जांपल है, आप अपने फ्रेंड के यहाँ उसका होमवर्क कॉपी कर रहे हो, अगर वो प्रिंटेड है तो आप इजीली उसको कॉपी कर लोगे, बट आपके कुछ फ्रेंड्स की हैंडराइटिंग ऐसी है जिसको आप समझ नहीं सकते, तो वो आपके लिए बस एक अंदाज़ा लगाना पड़ेगा आपको, यू हैव टू गैस व्हाट ही हैज़ रिटन। तो सेम प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि जब हिस्टोरियंस इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को रीड करते हैं जो हैंड रिटन है, तो कई बार इस तरह की प्रॉब्लम्स ऑकर हो जाती है कि उन्होंने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि दे जस्ट हैव टू गेस व्हाट इज़ रिटन, और हो सकता है कि वो वहाँ लिखा नहीं होगा। और जो स्क्राइब्स हैं, उन्होंने जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कॉपी किया, दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस, अ वर्ड हेयर, अ सेंटेंस देयर। These small differences grew over centuries of copying until manuscripts of the same text became substantially different from one another. इसके अलावा एक और सीरियस प्रॉब्लम क्या थी कि जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट थी, जो ऑथर ने खुद ने लिखी थी, जिसके बारे में नाम लिया गया, वो मिल ही नहीं रही है। हम लोग जो आज मिल रही है हमें, या जो आज जो हिस्टोरियंस हैं, वो क्या होती है, कॉपी की होती है। जो बाद में आए, उन्होंने उसको देख के किया, कॉपी किया, और कॉपी करने में क्या हुआ, जैसे अभी भी हमने डिस्कस किया कि उन्होंने सिर्फ गैस किया
कि क्या लिखा है, तो इस चक्कर में कई बार चीज़ें इधर की उधर हो जाती थी। तो ओरिजिनल कॉपी या ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स अवेलेबल नहीं है। ऑन ओकेजन ऑथर्स रिवाइज देयर क्रॉनिकल एट डिफरेंट टाइम्स। 14th सेंचुरी में क्रॉनिकलर हुए ज़ियाउद्दीन बरानी। उन्होंने अपना फर्स्ट क्रॉनिकल लिखा 1356 में और अपना दूसरा वर्जन लिखा 2 साल बाद, और दोनों ही डिफरेंट है एक दूसरे से। ये जो दो क्रॉनिकल लिखे थे इन्होंने, एक ही क्रॉनिकलर ने लिखे थे दोनों, बट दोनों में टाइम पीरियड का डिफरेंस था 2 साल का, इसीलिए इन दोनों में बहुत डिफरेंस रहा गया था। और अनटिल 1960s तक तो हिस्टोरियंस को पता भी नहीं था कि इसका फर्स्ट वर्जन भी आया था क्या। आज भी ये कोई बहुत लाइब्रेरी कलेक्शंस, बहुत बड़ी लाइब्रेरी में कहीं गुम हुआ हुई है, यानी कि हिस्टोरियंस को मिल ही नहीं रहा है कि फर्स्ट वर्जन है कहाँ। सो दिस वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन अबाउट हाउ चेंजेस वर ट्रेस्ड 1000 years ago, कि कैसे क्रॉनिकलर्स ने या राइटर्स ने क्या लिखा, उनको कैसे आगे बढ़ाया गया, या हिस्टोरियंस कैसे स्टडी करते हैं। In the next part of the video, we will study about new social and political groups. Till then, keep studying. Thank you.